सभी उपन्यास के पाठकों को मेरा रमेशन मीना का सादर नमस्कार। आज के वीडियो का मकसद और मतलब है महाभिषद का मतलब, मकसद और मंतव्य। पिछले दोनों वीडियो में जो कुछ मैंने कहा और आपने सुना, इसके बाद तीसरे वीडियो की ज़रूरत क्यों पड़ी? यूँ कहूँ कि शुरुआती वीडियो एक तरह से उपन्यास का परिचय था। दूसरा वीडियो उपन्यास महाभिषद को 8 बिंदुओं को लेकर के हमने बात की थी। आज भी हम लगभग 8 बिंदु को लेकर के बात करेंगे और ये कहें कि उपन्यास रचनाकार, पाठक और बतौर पाठक के मैं क्या और कैसा समझ पाता हूँ इस उपन्यास को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। जब यूँ कहा जाता है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये निकल कर के आता है कि हम स्कूल से अपना अध्ययन आरंभ करते हैं और महाविद्यालय या विश्वविद्यालय तक अध्ययन करने के बाद संयोग से अगर हम स्कूल, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में शिक्षक, प्राध्यापक या प्रोफेसर बन जाते हैं और जब भी हमें बोलने का अवसर मिलता है तो अक्सर ये कहा जाता है कि मैं विद्यार्थी हूँ। इन दिनों दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पाठक चाहे किसी का भी क्यों हो, कहानी, उपन्यास, कविता, महाकाव्य, खंडकाव्य वगैरह, तो महाभिषद का मतलब यहां से हम आरंभ करते हैं। विषद यानी जो औषधि से उपचार करता है। किसका उपचार करेगा? वेद जी को भिषगाचार्य कहते हैं और भिषगाचार्य एक बड़ी पदवी हो गई। भिषग सामान्य और महाभिषग, तो बुद्ध को जब महाभिषग कहा गया तो इसका मतलब ये निकल करके आता है। हम कई बार देखेंगे कि रचना का नाम, रचना का शीर्षक, चाहे वो तुलसीकृत रामचरित मानस हो या वाल्मीकि की रामायण हो या आज के रचनाकार उषा प्रियंवदा कहानी लिखती है तो उसका विषय वापसी कहानी, या प्रेमचंद की कोई भी कहानी, तो रामचरित मानस से लेकर के उषा प्रेमवदा की वापसी ले लो या भगवान सिंह का ये उपन्यास महाभिषद ही क्यों न हो, आप इस शीर्षक को लेकर के पूरा एक व्याख्यान इसी पर ही आधारित हो सकता है। जब मेरा मंतव्य, मेरा मकसद आज इस विषय पर परिचर्चा करने वाले के बतौर अगर मैं बात करूं तो किसी भी रचना के शीर्षक से शुरुआत हम करें। आज विश्लेषक, आलोचक, विश्लेषणकर्ता के बतौर
तो सारी बातें जो कुछ उस रचना के अंदर निहित है, उस रचनाकार का जो भी उद्देश्य रहा हो, वो उद्देश्य कई बार बड़ी रचनाओं में निहित होता है। मतलब रामचरितमानस या रामायण, महाभिषग या वापसी कहानी उषा प्रेमवदा की। जब मेरे यकायक वापसी कहानी का यहाँ पर जो ही बात करते करते विचार आया, तो इसे कहते हैं कि आज की चर्चा का खास मतलब कि 2 दिन जिस विषय को लेकर के हम एक मंच पर ठहर गए, चाहे वो है इन 24 घंटों में या 3 दिनों में 30-40 पहले वीडियो के पाठक श्रोता मिले, या 24 घंटे में ये दूसरा वीडियो जिसके 1 या 2 दर्जन पाठक श्रोता जो सुन चुके हैं, उन्हीं को संबोधित करते हुए तीसरा वीडियो है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद किसी महाविद्यालय का प्रवक्ता या प्राचार्य होने के नाते नहीं, सिर्फ मनुष्य होने का कर्तव्य, सिर्फ इस उपन्यास का पाठक होने का बाद मैं उन पाठकों से रूबरू हो रहा हूं कि मैं अपने मन की बात कहना चाहता हूं। अब मेरे पाठक ये ना समझ लें कि मन की बात आजकल रूढ़ हो चुकी है। ये आज का शब्द है। पिछले लगभग 1 दशक से 2014 से लेकर के 2024 से लगातार आप देश के मुखिया से मन की बात सुन रहे हैं। किसी भी व्यक्ति की, आम आदमी भी अपनी मन की बात करता है। मुझे अच्छा लगता है ये कहते हुए कि आम आदमी अपनी मन की बात बराबर वाले से कहेगा, और पीएम जो देश का मुखिया है वो देश दुनिया की बात, सरकारी बात, देश को संभालने की बात कर सकता है। इसके इतर जब वो अपनी मन की बात करता है तो कोई एक विषय लेकर के अपने मन में जो भी है, सरकार के मुखिया होने के नाते नहीं, अपनी बात कह देते हैं। अब इसके किंतु परंतु अर्थ जो भी लगाते रहें। ठीक इसी संदर्भ में कि 2 दिन से आप जिस विषय पर मेरे साथ यात्रा कर रहे हैं, महाभिषग, तो चलिए अगर मैं उन 8 बिंदुओं को कवर कर सकूं तब, जबकि मैं इस उपन्यास के शीर्षक पर संक्षेप में आज मैं कहूं तो पूरी तरह से इस वीडियो को अपने मन की बात बतौर पाठक हम रख सकते हैं। और वैसे मैंने 8 बिंदु जिस तरह से बनाने का प्रयास किया, वैसे कोई भी विषय बिना तैयारी के अगर किया जाता है तो भटकाव का डर बना रहता है, और कोई भी मंतव्य अधूरा रह सकता है जब तक कि हमारे पास कोई ठीक से दृष्टि ना हो। तो मैं कह सकता हूं, उस पाठक से मैं अपने मन की बात कहना चाहता हूं कि इस रचना से वो पहली बार रूबरू होंगे और पाठकीय धर्म अगर निभाएंगे और मनुष्य होने के नाते इस उपन्यास को जज्ब करने का प्रयास करेंगे, या यूं कहें कि बुद्ध के स्तर पर उतरे बड़ा मुश्किल है। लेखक के सोचने का स्तर, उसकी मानसिकता क्या रही होगी जब उन्होंने इस महानायक को लेकर के
ये विषय रखा होगा। यूँ कहा जाता है कि वो आगे की एक कविता की पंक्ति है जिसमें वो कहते हैं, और वो उनके एक उपन्यास का नायक के बतौर वो कहते हैं। आगे ने बहुत सारे उपन्यास लिखे, अपने अपने अजनबी से लेकर के शेखर की एक रात का देखा हुआ विजन। तो एक जगह वो लिखते हैं कि माँ, तुमने तो एक ही बार प्रसव पीड़ा में मुझे जन्मा था, मैं तो रोज प्रसव पीड़ा से गुजरता हूं और उस दर्द को महसूस करता हूं। अब ये मंतव्य का कई अर्थ आप निकाल सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि आप माँ जो दर्द झेलती है और बच्चे को पैदा करती है उसका अपमान कर रहे हैं। नहीं, ये एक रचनाकार जब रचना करता है तो प्रसव पीड़ा से ही गुजरता है। तो भगवान सिंह जब बुद्ध को महानायक जो उनके समक्ष थे सदियों पूर्व हुए, 2500 साल पहले हुए, उस व्यक्तित्व और महानायक को वो जज्ब करने के बाद ही इस 250 पेज की रचना में उतार पाते हैं। मुझे आगे की इस कविता की पंक्ति क्यों कर याद आई, इस संदर्भ में ये सटीक बात है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं और जुड़ सकते हैं कि पाठक क्या होता है। सही अर्थ में किसी रचना का पाठक होना, उस लेखक के स्तर तक उतरना, और लेखक जिसको चुन रहा है, अपनी विषय वस्तु बना रहा है, उस तक समझने के लिए दोनों के स्तर तक उतरना। जब बार बार इस तरह की रचनाओं से कोई पाठक गुजरता है तो लगभग उस स्तर तक उसे उतरना होता है, चाहे कुछ देर के लिए सही, कुछ पल के लिए ही सही। लेकिन लेखक जब तक कि उस रचना को पूरा नहीं कर लेता बेचैन रहता है। तो माँ 9 महीने तक जिस बच्चे को कोख में रखती है, माँ प्रसव पीड़ा में उस दर्द को महसूस करती है जो चंद घंटे का होता है। तो ठीक 9 महीने तक पेट में रखना, 3-4 महीने का जो सहज अनुभव, और लास्ट अंतिम मंथ, और अंतिम मंथ में भी वो 2-3 घंटे जब बच्चा बाहर आता है दुनिया में, तब माँ का जो अंदर पल रहा बच्चे का विछोह, या यूं कहें कि वो दर्द जिसे वो दुनिया में एक जीवन को लेकर के आती है, तो एक रचयिता का एहसास माँ को होता है। ठीक वही मैं समझ सकता हूं जहां तक कि रचनाकार जब तक कि उस रचना को पूरा नहीं कर लेता, ठीक वही मां की स्थिति उस रचनाकार की हुआ करती है। जिस तरह से मां उस बच्चे को दुनिया में लाती और वो खुशी का एहसास जो उसे होता है, मुझे लगता है कि एक चीज इसी बात को करते करते मुझे अभी एहसास हुआ कि रचनाकार भी उसी तरह से उस रचना से विलग होता है जिस तरह से माँ 9 महीने तक अपनी कोख में जिस बच्चे को पालती पोसती है, और जो ही कोख से वो बाहर आता है त्यों ही एक नया अस्तित्व को वो जन्म देती है, और इस एहसास, इस आनंद को वो उस बचपन को उस बच्चे के रूप में जिसे खुद जीती हो, माँ यशोधरा जिसे कृष्ण को लेकर के, और जब सूरदास
इसी तरह से कृष्ण और यशोदा के चरित्र को उजागर करते हैं। तो कहते हैं कि सूरदास अंधे रहे होंगे, लेकिन मन की आंख से इस तरह से देखा जैसे आंख वाले भी नहीं देख पाते। इस तरह से देख सके सूरदास, जिसे हम स्कूल से लेकर के, विद्यालय से लेकर के महाविद्यालय विश्वविद्यालय तक पढ़ाते। अब इस एहसास को देखिए कि कबीरदास भी अनपढ़ थे, सूरदास अंधे थे। अब आज के संदर्भ में इन दोनों रचनाकारों को देखें तो एक बड़ा मजेदार एहसास होगा कि एक अनपढ़ कबीर, जिसे हम विद्यालय से महाविद्यालय विश्वविद्यालय तक पढ़ाते हैं, और सूरदास जो जन्मांध रहा, उसे भी विद्यालय महाविद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक पढ़ाते हैं। हम तथाकथित आचार्य, प्राचार्य, प्राध्यापक, बोने और गौण हैं इन दोनों या किसी भी रचनाकार की तुलना में। उस कबीर को, उस अंधे सूरदास को हम पढ़ाते पढ़ाते भूल गलती कर जाते हैं, या उस एहसास को जी नहीं पाते और हम प्रस्तुत कर देते हैं कक्षा में। पाठक उस रचना से गुजरता है। अब मैं एक ईमानदारी से इस बात का एहसास कर सकता हूं कि कोई भी शिक्षक, अगर वो नौकरी पेशा है, नौकरी पेशा ही होगा, सारा अध्ययन करने के बाद किसी तरह से नौकरी अर्जित करता है तो अपने परिवार को पालने के लिए करेगा। तो ये एक चस्पा कर दिया गया है और नौकरी पेशा बदनाम हो चुका है, चाहे वो मंत्री हो या संतरी या सरकारी नौकर। लाल फीताशाही जिसे कहते हैं कि सरकारी फाइलें किस तरह से बढ़ती, जिस पे हरिशंकर परसाई ने कितना ही व्यंग किया है। चलिए, अगर मैं ये मन की बात कहते कहते तो मेरा ये महाभिषेक, चूंकि मुझे लगता है कि जो 8 बिंदु रखे थे, वो 8 बिंदु पर अगर आपकी राय आई तो वो 8 बिंदु पर बाद में आऊँगा। आज फिर मन की बात एक पाठक के बतौर महाभिषेक को पढ़ते हुए, अगर आपने दोनों वीडियो उसी तरह से ध्यान से सुने, आखिर में ये बात कह रहा हूं कि जो एहसास, जो आनंद पाठक होकर के किसी रचना को पढ़ने में आएगा, एक वीडियो सुनकर के वो एहसास आपको नहीं हो सकता। फिर भी चूंकि ये आभासी दुनिया का दौर है और विद्यार्थी कोचिंगों में पढ़ रहे हैं, जैसा कि पिछला वीडियो आप सुन लेंगे तो आपको अंदाज हो जाएगा कि स्कूल बनाम कोचिंग बनाम कॉलेज, वो विद्यार्थी नहीं बना सकते कोचिंग। विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय ये विद्यार्थियों को गढ़ते हैं, बनाते हैं। चलिए, ये हुई कोचिंग की बात, जिसका कोई भी शिक्षक हमेशा यही कहेगा कि कोचिंग चाहे लाखों दे करके वो कोचिंग लेने वाले और कोचिंग देने वाले लाखों पा जाए, लेकिन वो विद्यार्थी नहीं बना सकते। वो क्या बनाएंगे? नौकरी पेशा बना देंगे, और नौकरी पेशा फिर वही लाल फीताशाही करेंगे। शादी करेंगे तो लाखों का दहेज लेंगे। वो विद्यार्थी नहीं हो सकते, वो कोचिंग करने वाले। हम कैसा समाज गढ़ रहे हैं, इसका एहसास आपको हो रहा है कि हम भले ही विकास करते हुए 21वीं सदी में क्यों न पहुंच जाए,
लेकिन हम स्कूलों में नहीं, विद्यालय कहें, स्कूल कहते हैं तो कोचिंग तक बात जाती है, विद्यालय कहते हैं, महाविद्यालय विश्वविद्यालय कहते हैं तो बात विद्यार्थी तक जाती है। तो इस वीडियो का ये मकसद हुआ कि जो कोचिंग पिछली बार हमने वीडियो दिया, मैं समझता हूं कि एक बहस इस देश में होनी चाहिए और ये बात आचार्य प्राचार्य से लेकर के मंत्री, शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री तक जानी चाहिए कि अगर हम कोचिंग चलाते रहेंगे तो एक कोच एक लाल फीताशाही में लिपटा हुआ एक नौकरी पेशा व्यक्ति देगा जो लाल फीताशाही को ही आगे बढ़ाएगा, और फिर ये तमगा जो नौकरी पेशा को मिला है मिलता रहेगा। और हरिशंकर परसाई ने कहा है, जिसमें वो नारद की वीणा को रख करने के बाद ही वो फायर से भोलाराम का जीव, जो घर वाले भोलाराम के मर जाने के बाद पेंशन न मिलने के कारण वो फाइल में दफन हो जाती, पेंशन नहीं मिलती है, भोलाराम मर जाता है, तो नारद को अपनी वीणा रखने के बाद, अब इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हरिशंकर परसाई उस जगह पर चोट क्यों कर पाए। और इसी से ये अंदाजा लगाइए कि हरिशंकर परसाई भी नौकरी पेशा थे और नौकरी छोड़ दी। राजेंद्र यादव का उदाहरण ले लीजिए, जो हंस को चलाते रहे और उस हंस को चलाते रहे जो प्रेमचंद ने चलाई थी, और प्रेमचंद भी वो जो सरकारी शिक्षक थे और उनको भी रुखसत करना पड़ा, छोड़ना पड़ा और जनता का लेखक बना। उस हंस को उनके दोनों बेटे कुछ हद तक चला सके, तो यूं कह सकते हैं फिर कि वटवृक्ष के नीचे दूसरा पौधा पैदा नहीं होता। मतलब ये निकल के आता है कि हम प्रेमचंद वाया राजेंद्र यादव जिस हंस को चलाते हैं, तो राजेंद्र यादव ने कह दिया था कि मैंने एमए कर लिया हिंदी में, अब मैं शिक्षक बन सकता हूं, लेकिन मैं शिक्षक नहीं बनूंगा। क्या बनेंगे? मैं लेखक बनूंगा। और अक्षर प्रकाशन चलाया। लेखक होगा तो किताब आएगी, किताब आएगी तो प्रकाशक से आएगी, प्रकाशक तक भी क्यों जाए, प्रकाशक भी खुद ही बन जाए। तो हंस के संस्थापक हुए प्रेमचंद, उस हंस को देर सवेर गोद लिया राजेंद्र यादव ने, और राजेंद्र यादव भी नौकरी छोड़ देते हैं, छोड़ नहीं देते, करते ही नहीं, और एक महान लेखक हमारे सामने होगा। हरिशंकर परसाई महान व्यंग्यकार होगा। नौकरी आप हम घर चलाने के लिए, एक लेखक ही होता है, और जब वो लेखक ही होता है तब नौकरी गौण होती है। इस अर्थ में अगर कोई विद्यालय में शिक्षक बोलता है तो मन की बात अंदर से निकल करके आएगी, वही बोलेगा। अब पीएम चाहे मन की बात, पीएम बना मोदी बना मन की बात, मैं तीनों में ही आता है। उनके भक्त चाहे उस मन की बात को उस अर्थ में भक्ति भाव में ले ले, लेकिन आज कवि व्यंग्यकार उस मन की बात को लेकर के कि मन की बात में काम की बात कितनी है, चलिए वो इतर बात हो गई, पर यहां मैं बात ये रख रहा था, ये कहना चाह रहा था कि विद्यार्थी कौन गढ़ेगा? विद्यालय गढ़ेगा, महाविद्यालय गढ़ेगा, विश्वविद्यालय गढ़ेगा। कोचिंग बेशक सरकारी नौकरी या निजी नौकरी दिला सकता है, और वो कोचिंग करके नौकरी लेने वाला समाज में अपनी छवि बनाएगा और मोटा दहेज मांगेगा। कोई भी विद्यालय में पढ़ने वाला सही अर्थ में किसी शिक्षक से पढ़ा होगा तो शिक्षक के मुंह से कभी भी ये बात नहीं निकल के आएगी कि जो कह दे कि बेटा पढ़ना फिर नौकरी पाना
और फिर दहेज मांगना समाज में जाकर के। इससे मेरा मंतव्य समझ सकते हैं कि ये इतनी सारी बातें हम वापस लौटते हैं कि मैं पहले ही कह दिया था कि किसी भी रचना का शीर्षक, चाहे महाभिषेक हो जो भगवान सिंह रचते हैं, या तुलसीदास रामचरितमानस रचते हैं, या वाल्मीकि कृत रामायण हो, या उषा प्रेमवदा की वापसी हो, तो वापसी का शीर्षक पर बात करते हुए पिछले एक दशक से वापसी को मैं पढ़ाते हुए इस एहसास को जीता हूँ, और उस शीर्षक को उस अर्थ में जिस तरह से प्रेमचंद ने कई कहानियों के शीर्षक दिए, पूछ की रात, कफन, या सदगति, जिन पर शीर्षक पर बात करेंगे तो पूरी कहानी का मंतव्य खुल करके आ जाएगा। रामचरितमानस कहेंगे या रामायण कहेंगे तो उसी शीर्षक से लेकर के आप पूरे रचना पर बात कर सकते हैं। ठीक, मैं अब लौटता हूँ 8 बिंदु अगले वीडियो पर बात करेंगे, पर शर्त मेरी ये रहेगी, मैंने तो समझ लिया था कि 2 वीडियो में मेरी बात पूरी हो गई, नहीं चाह रहा था कि आज मैं इस बात पर रखूं, और रखते रखते मैंने 8 बिंदु बनाए। तो पहला बिंदु था महाभिषेक। महाभिषेक का मतलब, मकसद और मंतव्य। तो चलिए, ये पहला ही शीर्षक आज हम पूरा करते हैं। तो शुरुआत की थी हमने, महाभिषेक से हम अंदाजा लगा लेते हैं वेद, जिसे भिषक या भिषकाचार्य कहेंगे, क्या करता है वो, तो मैं भगवान सिंह को दाद दूंगा, और उन पाठकों को जो अब तक पढ़ चुके हैं और जो इस वीडियो को सुनने के बाद इस पुस्तक को प्रकाशक से मंगा करके अतिशीघ्र पढ़ना चाहेंगे, और ख़ास करके उन पाठकों को सलाम करूंगा कि जो इस वीडियो को सुनने के बाद इस रचना को मंगाएंगे, वही सही अर्थ में पाठक होंगे, वरना वो भी कोचिंग करने वाले की तरह इसको सुन लेंगे। जनरल नॉलेज में इतना बढ़ जाएगा, जब कभी पूछा जाएगा पीएससी आरपीएससी में कि भिषकाचार्य किसकी रचना है, और आपको 1 नंबर या 3 नंबर या 1 नंबर कट जाएगा, इस तरह से नंबर मिल जाएगा, तो ये कोचिंग का मकसद हुआ। अन्यथा पाठक का मतलब ये होगा कि वो जानना चाहेगा, और मेरा मकसद भी यही है, क्योंकि मैंने भी ये 1-1.5 दशक पहले पढ़ लिया था और मुझे कुछ छाया ही थी, लेकिन जो ही मैं विपश्यना करके लौटा, तब मुझे यकायक अंदर से आवाज़ आई कि इस उपन्यास को पढ़ करके इस पर लिखना चाहिए, बात करना चाहिए, और यहाँ तक भी सोचता हूँ कि इस पर रिसर्च होना चाहिए कि किन किन रचनाकारों ने, जैसे रंगे रगव का चीवर नाम से उपन्यास आया है, तो वो बाद की गौतम बुद्ध पर न हो करके उनके जीवन को लेकर के बहुत 2-3-4 पीढ़ी बाद के भिक्षुक किस तरह से जीते हैं, उस परिवेश को लेकर के है। हालांकि ये भी अश्वघोष से शुरू होता है और आनंद तक आता है, और आनंद से बुद्ध खुद संबोधित होते हैं इस रचना में। तो मेरा मंतव्य ये है, ये बताना कि महाभिषेक यहाँ पर बीमार समाज की बीमारी को दूर करके समाज को बीमारी से मुक्त करना बुद्ध का मकसद था। इसीलिए भगवान सिंह ने इस रचना का नाम महाभिषेक रखा। सलाम करते हैं उस रचनाकार को। यह अर्थ आज के संदर्भ में मैंने अपने आज की चर्चा का विषय जो रखा था
कि आज अंतिम पॉइंट था मेरा कि आज बुद्ध की प्रासंगिकता क्या है। अक्सर स्कूल में, विद्यालय, महाविद्यालय में कबीर की प्रासंगिकता क्या है सवाल किया जाता है। चूंकि कबीर प्रासंगिक है और कबीर भी नाथपंथियों से होते हुए उनकी जड़ें बुद्ध तक पहुंचती है। और देखिए, महाक्रांतिकारी अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर बुद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं, यानी अंबेडकर भी बुद्ध तक पहुंचते हैं। या यूं कहें कि उनका समाज के साथ जो छुआछूत किया था, इस समाज ने, कथित इस समाज ने जो विश्व गुरु बनने का दावा करता है, जिन पुराणों वेदों के आधार पर, उसको चुनौती बुद्ध देते हैं। फिर उस चुनौती को पुनः अंबेडकर देते हैं और देने के बाद अंबेडकर संविधान में रस देते हैं, लिख देते हैं कि जब तक ये समाज के हाशिए पर है, आपका समाज बीमार है। अब मेरी बात समझ में आएगी। तो महाभिषग उस बीमार समाज का इलाज करता है और इसीलिए भगवान सिंह इस शीर्षक को रखते हैं भिषक, महाभिषक, भिषगाचार्य। तो मुझे आज ये बात करते करते खुशी और संतोष है इस बात का कि मैं इस शीर्षक को आज आपके सामने खोल सका हूं। तो धन्यवाद इस बात का भी, YouTube को भी, कि मैं अगर महाविद्यालय की किसी क्लास में, चूंकि ये पाठ्यक्रम में भी शामिल नहीं है, तो रेफरेंस के बतौर भी बता पाता तो 5-10 मिनट के लिए। और अगर मैं 1 घंटे इस पर इस तरह से आपकी तरह बात करूं तो मेरे वो विद्यार्थी प्राचार्य के पास चले जाएंगे और कह देंगे कि वो जो पढ़ाते हैं वो इधर उधर का पढ़ाते हैं। और एक बार ऐसी शिकायत मेरे प्राचार्य के साथ चली गई थी। और प्राचार्य साइंस के थे। उन्होंने मुझसे कहा, पहली बार ये सुनने को मिला मुझे कि मैं अनर्गल पढ़ाता हूँ। मेरे 3 दशक की जिंदगी में एक प्राचार्य ने ही सवाल उठाया मेरे पढ़ाने पर कि आप इधर उधर का पढ़ाते हैं इसलिए विद्यार्थी भाग जाते हैं। जबकि मैं भागे हुए विद्यार्थियों को पकड़ करके सामने बिठाता रहा और आज तक मेरा ये क्रम जारी है। मैं YouTube को इसलिए भी धन्यवाद दूंगा कि YouTube ने ये सुविधा प्रदान की है कि वो कहीं भी विद्यार्थी होंगे वो भी आज सामने होंगे। और इस तरह के बहुत सारे यूट्यूबर अपनी बात कह रहे हैं, कुछ कोचिंग के बतौर कह रहे हैं और कुछ निस्वार्थ कह रहे हैं। तो मैं आपके सामने रूबरू हूँ वाया महाभिषग भगवान सिंह द्वारा रचित इस उपन्यास का मकसद कम से कम शब्दों में, सार संक्षेप में, महाभिषग शीर्षक का अर्थ कि समाज अगर बीमार है, एक व्यक्ति बीमार है तो किसी डॉक्टर के पास, वेद जी के पास जाएगा और उस डॉक्टर के द्वारा, उस वेद जी के द्वारा उस व्यक्ति विशेष की उस बीमारी के दवाई देने से वो ठीक हो जाएगा। बुद्ध के लिए पूरा समाज बीमार था। मुझे लगता है कि भगवान सिंह ये शीर्षक रखते वक्त इस बात को कह रहे थे। तब पता चला कि जब मैं विपश्यना किसी के माध्यम से पहुंच गया तो सत्यनारायण गोइन का विपश्यना की बात करते हैं और इस उपन्यास में 2 शब्द ये 2 बार आए, विपश्यना। बुद्ध जब उस विपश्यना कर रहे थे, संभवतया सत्यनारायण गोयनका की बात इन तक पहुंच गई होगी, वरना उनके द्वारा बुद्ध भिक्षुओं को मार काट करके इस देश से भगा दिया गया। उसी के साथ बुद्ध की सारी विदा यहाँ से विदा हो गई और अन्य देशों में कंबोडिया, चीन, जापान, बर्मा, श्रीलंका तक पहुंच गई।
पूरे विश्व में चली गई लेकिन भारत में नहीं रही। ये मैं वाया सत्यनारायण गोयनका, जो विपश्यना के आचार्य है, सही अर्थ में आचार्य है, और इस देश में उन्होंने विपश्यना के केंद्र खोले, तो वो भी इसी मकसद से कि जो लोग मन से बीमार हैं, हम स्वस्थ हैं शरीर से, मोटे हट्टे कट्टा हैं, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मन से हम बीमार हैं। तन से भले स्वस्थ हो सकते हैं। तो विपश्यना करते करते राग द्वेष से मुक्त करने का बीड़ा अभियान जो सत्यनारायण गोयनका चलाते हैं, वो बुद्ध की विपश्यना के थ्रू चलाते हैं। तो समाज का इलाज, समाज पूरी तरह से रोग मुक्त हो, ये उद्देश्य था बुद्ध का, और ये उद्देश्य था भगवान सिंह द्वारा रचित इस उपन्यास का। तो मैं कह सकता हूं कि महाविश्वाचार्य गौतम बुद्ध और वाया भगवान सिंह ने ये बहुत गजब का काम किया। उनको भी शायद इतना पता नहीं था कि इस देश में जगह जगह विपश्यना केंद्र खुल जाएंगे। अगर उनको पता होता, चूंकि मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था कि इस उपन्यास की जो कमी है वो चित्रलेखा उपन्यास के बरअक्स तुलना करते हुए सामने आएगी। ऐतिहासिक बनाम सामाजिक उपन्यास, या बुद्ध का जो मूल उद्देश्य था वो इसमें आया है। बेशक ये परिचय देता है, बेशक महाभिषक होने की उनकी यात्रा का वर्णन करता है, बेशक, लेकिन वो किस दवाई से यहाँ के रोगियों का इलाज कर रहे थे, वो दवा क्या थी, तो उसके बारे में 2 बार ये शब्द विपश्यना आया। लेकिन इसका विस्तार से विवरण अगर हमें चाहिए तो यहाँ नहीं मिलता। शायद ये लेखक को पता नहीं था, या उस समय सत्यनारायण गोयनका यहाँ आए थे तो निश्चित जगहों पर थे। अगर ये गए होते तो बेशक ये दूसरा उपन्यास रच दिए होते विपश्यना पर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि विपश्यना को लेकर के ही काम किया था, जिसको लेकर के सत्यनारायण गोयनका को हम कितनी ही बार धन्यवाद दें। मैं तो ये कहूँ कि बुद्ध उस वक्त पैदा हुए थे, और सत्यनारायण गोयनका अगर बर्मा से यहाँ नहीं आते तो हम विपश्यना से महरूम रह जाते। बुद्ध तक, बुद्ध की असली विधा जो थी उस तक नहीं पहुंच पाते। आज हम पहुंच सकते हैं, और इस उपन्यास का मकसद बुद्ध का जीवन चरित्र बताना और गहराई से विपश्यना जानने के लिए जो बुद्ध ने दी थी, जिससे समाज रोग मुक्त हो सकता है, वो क्या है? विपश्यना। तो विपश्यना ऐसी दवा जो ये महाभिषक भगवान सिंह रचते हैं, वो दवा क्या थी उसके बारे में यहाँ नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान सिंह अधूरे हैं, चूंकि भगवान सिंह के सामने ये खुलासा नहीं हुआ था। अब आप इसे पढ़िए, सुनिए, और मैं अंत में इतना कहना चाहूँगा कि ये तीसरा वीडियो है। 8 बिंदु मेरे रह गए, लेकिन इन पर बात वैसे तो तीनों वीडियो में घूम फिर के हो गई, लेकिन फिर हम करेंगे तभी सशर्त कि अगर आप इस वीडियो को सुनने के बाद अपनी टिप्पणी नहीं करते, या आपका कोई सवाल नहीं आता, अगर 10 व्यक्ति का भी नहीं आया तो मैं समझूंगा कि ये मैं हवा में ही बात कर रहा हूँ। तो मेरे प्रिय पाठकों, अगर आप चाहते हैं कि आपका उत्साह है तो मेरा भी, और मैं इसी उपन्यास को या आगे अन्य उपन्यास पर आपसे बात कर सकूं, तभी कि आप बाकायदा टिप्पणी कर रहे हैं, यानी ये कहीं कहीं तक पहुंच रहा है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।